किसी बच्चे का लास्ट क्लास में कोई क्वेश्चन हो? सर जी आपसे एक बात करनी थी। एक सेकेंड। अच्छा, कल यहाँ तक पढ़ा था हमने ना। तो आज स्केजुलर से स्टार्ट होगा। ठीक है। स्केजुलर स्केजुलर होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में प्रोसेस को सिलेक्ट करता है क्यू में से। कि फॉर एग्जांपल 10 प्रोसेस खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। ठीक है ना? उसमें से किस प्रोसेस को सिलेक्ट करना है, वो किसकी जिम्मेदारी होती है? स्केजुलर की। अब स्केजुलर के अंदर फर्दर कैटेगरीज आती है। 3 तरह के स्केजुलर होते हैं: शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। ठीक है। जो लॉन्ग टर्म स्केजुलर होता है, ये क्या काम करता है? ये आपके सेकेंडरी स्टोरेज से, हार्ड डिस्क से प्रोग्राम को उठा के उसको मेमोरी एलोकेट करके रेडी क्यू में रख लेता है। ठीक है, समझ आई बात की? लॉन्ग टर्म यस सर। स्केजुलर क्या करता है, जिसको जॉब स्केजुलर भी कहते हैं और प्रोग्राम स्केजुलर भी कहते हैं, 3 नाम है इसके। ठीक है। प्रोसेस को, जो प्रोग्राम होता है, फॉर एग्जांपल कभी आपने इस तरह किया होगा कि आप 3-4 प्रोग्राम को एक ही साथ एग्जीक्यूशन की कमांड दे देते हैं, जहां उन्होंने जीरो से स्टार्ट होना होता है। ठीक है, अभी वो प्रोग्राम होते हैं, प्रोसेस नहीं बने होते। तो उस केस में जॉब स्केजुलर जो होता है, लॉन्ग टर्म स्केजुलर, वो डिसाइड करता है कि इन 3 में से पहले किसको उठा के मेन मेमोरी में रखना है, दूसरे में किसको और तीसरे में किसको उठा के रखना है। तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है? लॉन्ग टर्म स्केजुलर की। सिंपल वर्ड्स में, लॉन्ग टर्म स्केजुलर प्रोग्राम को प्रोसेस बनाता है। ठीक है, याद है ना? प्रोग्राम आपका पैसिव एंटिटी और प्रोसेस आपका एक्टिव यस। एंटिटी। अच्छा, जो शॉर्ट टर्म स्केजुलर होता है उसका काम क्या होता है? रेडी क्यू के अंदर जो आपके प्रोसेस पड़े हुए होते हैं, जिनको सीपीयू चाहिए होता है, वो डिसाइड करता है कि रेडी क्यू में से मैंने किस प्रोसेस को उठा के सीपीयू एलोकेट करवाना है। ठीक है, बात समझ आई? सेलेक्ट विच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट सीपीयू। तो इसको शॉर्ट टर्म स्केजुलर भी कहते हैं और सीपीयू स्केजुलर भी कहते हैं। कि सीपीयू स्केजल करवाना किसी प्रोसेस को रेडी क्यू में से, किसका काम है? शॉर्ट टर्म स्केजुलर का। यहाँ पे एक चीज नोट कर ले, प्रोसेस को तब ही सीपीयू एलोकेट होगा जब वो रेडी क्यू के अंदर पड़ा हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि रेडी क्यू के अंदर, रेडी का मतलब ही यही है कि प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट हो गई है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए थी वो उसको मिल चुका है। अब उसको सीपीयू का टाइम चाहिए, सीपीयू के कहते हैं सर्विसेज चाहिए फर्दर प्रोग्रेस करने के लिए। सही। तो यहाँ पे इसने पहला पॉइंट कहा है, समटाइम्स द ओनली स्केजुलर इन अ सिस्टम। ये उन केसेस में होता है ज़्यादातर जहाँ पे आपके सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होती या आप बाद में डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ये सर हमारे इस्तेमाल की नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कंसेप्ट है कि जिस केस में आपके सेकेंडरी स्टोरेज ना हो या प्रोग्राम सेकेंडरी स्टोरेज से उठा के प्रोसेस में आ चुके हैं, जितने भी आपने रन करवाने थे, अब सेकेंडरी स्टोरेज आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो उस केस में सिर्फ एक ही स्केजुलर आपके पास होगा, शॉर्ट टर्म स्केजुलर। क्योंकि सारे के सारे प्रोग्राम्स आपके लोड हो गए मेन मेमोरी में, रेडी क्यू में आ चुके हैं सारे के सारे। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे ये एक बात कहना चाह रहा है, यहाँ पे एक कंसेप्ट देना चाह रहा है कि जो शॉर्ट टर्म स्केजुलर है, इसको आपने फ्रीक्वेंटली कॉल करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसने कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स भी बता दिए। कैसे? वो कह रहा है कि देखो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कैसे? कि आप करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को रोक के रेडी क्यू में से दूसरा प्रोसेस उठा के उसको सीपीयू एलोकेट करवाते हो, कुछ ना कुछ टाइम तो इसमें कंज्यूम होगा ना। ठीक है। तो जो टाइम कंज्यूम होना है, आपने ऐसा टाइम लगाना है कि ये ना हो कि हमेशा शॉर्ट टर्म स्केजुलर प्रोसेस ढूंढता रहे। इन शॉर्ट, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, तो यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दिया है कि इफ इट टेक्स 10 मिली सेकेंड टू सेलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू, और उस प्रोसेस को 100 मिली सेकेंड टाइम मिलता है। ये 100 मिली सेकेंड टाइम इसने पहली बार जिक्र किया है, इसको आप टाइम शेयरिंग कह लो। मतलब एक प्रोसेस को सीपीयू 100 मिली सेकेंड के लिए मिलता है, उसके बाद वो प्रोसेस रुक जाता है और दूसरे प्रोसेस को बारी मिलती है। ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि अगर ये जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस को रोकना और रेडी क्यू दूसरे प्रोसेस को उठाना, जो कि शॉर्ट टर्म स्केजुलर की जिम्मेदारी है, इस काम को करने में 10 मिली सेकेंड लगते हैं शॉर्ट टर्म स्केजुलर के। और उस प्रोसेस को फिर हम 100 मिली सेकेंड का टाइम देते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। टोटल टाइम कितना हो गया? 110 मिली सेकेंड। अब जो 10 मिली सेकेंड है, जो टाइम है स्केजुलिंग का जो यहाँ पे यूज हो रहा है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे 110 पे, तो क्या वैल्यू आपके पास आएगी? 9%।
इन शॉर्ट कि जब भी आप एक प्रोसेस को रोक के दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाते हो तो आपका 9% ऑफ द टाइम वेस्ट हो रहा होता है इस प्रोसेस के अंदर। तो ये कंसेप्ट क्या देना चाह रहा है कि आपने शॉर्ट टर्म स्केजुलर जो कॉल करना है ये कि एक प्रोसेस को रोक के दूसरे प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर दो, इसको ना बहुत बड़ा रखना है और ना ही बहुत छोटा रखना है। ठीक है, अगर आप बहुत छोटा रख लेंगे कि हर 1 मिली सेकंड के बाद, मतलब ये जो टाइम है 100, इसको आप छोटा करके 10 मिली सेकंड कर दो। हर 10 मिली सेकंड के बाद आप क्या करते हो, प्रोसेस को रोक के दूसरा सीपीयू एलोकेट करवाते हो किसी और प्रोसेस को, तो आपका 50% ऑफ द टाइम किस चीज़ में वेस्ट हो रहा है, इसी स्केजुलिंग के अंदर। तो थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे क्यों कह रहा है कि इन्वोक्ड फ्रीक्वेंटली इन मिली सेकेंड्स, मतलब इतना जल्दी भी कॉल नहीं करना और बहुत लेट भी कॉल नहीं करना। अब लॉन्ग टर्म स्केजुलर के बारे में वो क्या बात कर रहा है, लॉन्ग टर्म स्केजुलर इज इन्वोक्ड इनफ्रीक्वेंटली, मतलब इसको सेकंड्स लगते हैं या कभी कभार मिनट कॉल करवाने में। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसके अंदर होता क्या है, वेट होता है कि कब स्केजुलर सेकेंडरी स्टोरेज से जाके प्रोग्राम को प्रोसेस बनाएगा। अब आपको पता है कि सेकेंडरी स्टोरेज की जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी, तो वहाँ पे आपका टाइम और भी ज़्यादा लगेगा। तो चूंकि ये जो टास्क है बहुत टाइम टेकिंग है प्रोग्राम को प्रोसेस बनवाने का, तो आपने इसको फ्रीक्वेंटली कॉल नहीं करना। थोड़ी बहुत समझ आ रही कि नहीं आ रही? यस सर आ रही। तो यहाँ पे इसने एक और चीज़ जिक्र किया है, द लॉन्ग टर्म स्केजुलर कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। आप लोगों ने वो कोर्स पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर नोड्स होते हैं, नोड्स के यस सर। इनकमिंग एंड आउटगोइंग एजेस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ नोड, कि कितने एज आ रहे हैं कितने एज यस सर। आउटगोइंग जा रहे हैं। तो यहाँ पे डिग्री आपके पास काउंट है, ठीक है, काउंटर है ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कंसेप्ट है कि आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हो कंकरेंटली। इसका डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, लॉन्ग टर्म स्केजुलर के ऊपर। वो कैसे, कि अगर लॉन्ग टर्म स्केजुलर ऐसा डिज़ाइन हुआ हो कि एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम को प्रोसेस बनवाना है, जब तक वो टर्मिनेट नहीं होगा दूसरे प्रोग्राम को प्रोसेस बनने देना नहीं है, तो उस केस में आपके रेडी क्यू में हमेशा एक ही प्रोसेस पड़ा होगा, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म स्केजुलर के दूसरे प्रोसेस को लेके नहीं आना चाह रहा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म स्केजुलर दूसरे प्रोसेस को भी रेडी क्यू में लेके आ रहा है, ठीक है, जिसके बाद में आप कंकरेंसी से उसको एग्जीक्यूट करवाओगे, तो उस केस में आपके मल्टी प्रोग्रामिंग या नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एक से बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लॉन्ग टर्म स्केजुलर डिसाइड करता है या कंट्रोल करता है कि कितने प्रोग्राम्स आपके रन होने चाहिए एक ही टाइम के अंदर। दो चीज़ें हैं जो हमने पीछे जिक्र किया था, कंकरेंसी और पैरेललिज्म। पैरेललिज्म क्या होता है कि जब आपके नंबर ऑफ सीपीयूज एक से ज़्यादा हो तो आप मोर देन वन प्रोसेस को सेम टाइम यूनिट के अंदर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं पैरेलली। कंकरेंसी क्या चीज़ है, जब आपके पास नंबर ऑफ सीपीयू हो 1 और नंबर ऑफ प्रोसेस रेडी क्यू में ज़्यादा हो, तो आपने सबको बारी बारी टाइम देना है। उससे यूज़र को ये फीलिंग मिल रही होती है कि जैसे मेरे सारे ही प्रोग्राम सेम टाइम पे रन हो रहे हैं। लेकिन बेसिक बैकएंड पे हो क्या रहा होता है, बैकएंड पे ये काम हो रहा होता है, शॉर्ट टर्म स्केजुलर हर प्रोसेस को कुछ टाइम चंक देता है, कुछ टाइम स्लाइस देता है, ठीक है, फिर उसके बाद उसको रोक के दूसरे को एलोकेट कर देता है। और ये प्रोसेस इतनी तेज़ी से होता है कि यूज़र को ये फील हो रहा होता है कि जैसे मेरे पास मल्टीपल प्रोग्राम सेम टाइम पे रन हो रहे हैं। असल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कंकरेंसी और पैरेललिज्म का कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है? यस सर। अच्छा, जी सर। अगर आपके सीपीयू नंबर ऑफ सीपीयू एक से ज़्यादा है, कंकरेंसी तब भी आ सकती है। वो कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 सीपीयू है और 10 प्रोसेस थे रेडी क्यू में, ठीक है, प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 5 ये वेट कर रहे सीपीयू 1 का, इनको एलोकेट होगा सीपीयू 1। प्रोसेस 6 टू प्रोसेस 10 इनको एलोकेट होगा सीपीयू नंबर 2। तो सीपीयू नंबर 1 जो है वो कंकरेंसी कर रहा होगा प्रोसेस 1 से 5 के दरमियान, प्रोसेस के दरमियान, और जो सीपीयू 2 होगा वो कंकरेंसी कर रहा होगा प्रोसेस 6 टू प्रोसेस 10 के दरमियान। तो वहाँ पे पैरेललिज्म और कंकरेंसी दोनों सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये कह रहा है
कि प्रोसेस दो तरह के होते हैं, एक आईओ बाउंड, एक सीपीयू बाउंड। ठीक है, जो आईओ बाउंड प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस होते हैं जिनको अपनी एग्जीक्यूशन या प्रोसेस के लिए इनपुट या आउटपुट डिवाइस की सर्विसेज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और जो सीपीयू बाउंड प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस होते हैं जिनको अपनी प्रोग्रेस या एग्जीक्यूशन के लिए आईओ डिवाइसेस की ज़रूरत कम होती है, सीपीयू टाइम की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बात समझ आई। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रोग्राम लिखा जहाँ पे आपने उसको डाटा दिया 1000 एलिमेंट्स का, और आप उसे कह रहे हो कि इनको सम करो बार बार, तो वहाँ पे सीपीयू का टाइम ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा होगा कंप्यूटेशंस के ऊपर। और दूसरी साइड पे अगर आप प्रोग्राम ओपन करते हो जो कभी कीबोर्ड से रिक्वेस्ट कर रहा है सर्विसेज के लिए, कभी माउस से कर रहा है, कभी माइक से कर रहा है, कभी कैमरा, कभी प्रिंटर, कभी स्कैनर, तो वो प्रोसेस है जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो उसको बेसिकली सीपीयू का टाइम थोड़ा चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस का टाइम ज़्यादा चाहिए। तो इन दो प्रोसेस की नेचर समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। ठीक है। जी सर। यस सर। तो एंड पे वो क्या कह रहा है कि चूंकि लॉन्ग टर्म स्केजुलर डिसाइड करता है ना मल्टी प्रोग्रामिंग, कि आपके रेडी क्यू में एक टाइम पे कितने प्रोग्राम प्रोसेस बन सकते हैं। तो मल्टी जो लॉन्ग टर्म स्केजुलर होता है, इट स्ट्राइव्स का मतलब होता है कोशिश करता है एक अच्छे प्रोसेस मिक्सचर का। अब प्रोसेस मिक्सचर क्या चीज़ है? प्रोसेस मिक्सचर तब पॉसिबल होगी जब आपकी रेडी क्यू के अंदर आईओ बाउंड प्रोसेस भी होंगे और सीपीयू बाउंड प्रोसेस भी होंगे, दोनों साथ चल रहे होंगे। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, अगर आपके रेडी क्यू के अंदर 10 प्रोसेस है और वो सारे के सारे आईओ बाउंड है, तो इसका नुकसान क्या होगा? प्रोसेस नंबर 1 आएगा, सीपीयू का टाइम लेगा, सीपीयू थोड़ा सा एग्जीक्यूशन करेगा, वो रिक्वेस्ट कर देगा किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस की, सीपीयू वहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, वो टाइम उसका वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। प्रोसेस 2 आएगा, वो भी आईओ बाउंड था, वो भी थोड़ी एग्जीक्यूशन करेगा, सीपीयू टाइम लेगा, अगेन किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। ठीक है, तो सीपीयू का जो बहुत सारा टाइम है वो वेटिंग में वेस्ट हो जाएगा, वो वेट ही करता रहेगा प्रोसेस का कि कब इसको इनपुट या आउटपुट डिवाइस मिलेगी और ये आगे प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, ये बात समझ आई? यस। यस सर। तो वो कह रहा है कि अगर आपका प्रोसेस मिक्सचर अच्छा होगा, उसके अंदर सीपीयू बाउंड प्रोसेस भी होंगे और आईओ बाउंड प्रोसेस भी होंगे, तब आपकी ओवरऑल एग्जीक्यूशन सही जा रही होगी। अगर सिर्फ आईओ बाउंड प्रोसेस होंगे फिर भी मसला आएगा, और अगर सिर्फ सीपीयू बाउंड प्रोसेस आएंगे फिर भी मसला होगा। अच्छा, आईओ बाउंड प्रोसेस की तो मैंने एग्जांपल बता दी है कि सीपीयू का टाइम वेस्ट होगा जब प्रोसेस किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस के लिए वेट कर रहा होगा। ठीक है, किसी के माइंड में आ रहा है कि सीपीयू बाउंड प्रोसेस के अंदर क्या इशू आ सकते हैं? अगर आपके रेडी क्यू के अंदर जितने भी प्रोसेस है वो सारे के सारे सीपीयू बाउंड है, तो उसमें क्या इशू आ सकता है? सर उसमें फिर वो आईओ डिवाइस का वेट करेगा। नहीं, आपका प्रोसेस तो है ही सीपीयू बाउंड, उसको तो आईओ डिवाइस की बिल्कुल आप कह लो कि जीरो रिक्वायरमेंट है उसकी, एक तरह से किसी इनपुट या आउटपुट सर डिवाइस की उससे सर्विसेज की। सीपीयू को पता ही नहीं। उसे क्या? सर सीपीयू को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा प्रोसेस रन कर। सीपीयू को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा प्रोसेस किस टाइम पे कौन सा रन करना है, क्योंकि क्यू में जब प्रोसेस लगा हुआ होगा तो जब बाउंड हो जाएगा सीपीयू तो उस वजह से नहीं सीपीयू को सही तरह क्या कहते हैं कमांड जा ही नहीं रही होगी। नहीं, ये जिम्मेदारी शॉर्ट टर्म स्केजुलर इस की है, जिसे सेलेक्ट करना होता है विच प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। ये सीपीयू की जिम्मेदारी नहीं है। शॉर्ट टर्म स्केजुलर ने रेडी क्यू से प्रोसेस उठा के सीपीयू उसको एलोकेट करवा देना होता है, मतलब सीपीयू के पास अथॉरिटी नहीं है इस चीज़ की। ये जिम्मेदारी किसकी है? शॉर्ट टर्म स्केजुलर की। तो इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकती है? चलिए, चीज़ आप लोग नोट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में शुरू में आपने बताना है जिसको समझ आए। ठीक है, पहले इस पर खुद सोचना है, फिर बुक से मदद लेनी है, उसके बाद नेट पे जाना है कि इससे क्या इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन बुक से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की समझ आ गई है? क्वेश्चन यस ये सर। कि अगर आपके पास सारे के सारे प्रोसेस सीपीयू बाउंड हो रेडी क्यू में, तो उसका क्या नुकसान हो सकता है आपको? सही है। ठीक है सर। ओके सर। अच्छा, अब इसके बाद आता है मीडियम टर्म स्केजुलर। ठीक है,
इसको देखो पढ़ोगे तो आपको खुद भी समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं कि मीडियम टर्म स्केड्यूलर क्या काम करता है। किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हुआ? देखो ये तीसरी टाइप है स्केजुलर की। इसके अंदर होता क्या है, जब आपने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम करवानी हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, प्रोसेस को उठाते हो, जब सीपीयू का टाइम पूरा हो जाए उसको उठा के मेन मेमोरी में रखने के बजाय आप उसको सेकेंडरी स्टोरेज में रख लेते हो, जिसको हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी स्टोरेज में सिर्फ हार्ड डिस्क नहीं आता, आपकी सारी फ्लैश स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज होती है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ होने वाली हार्ड डिस्क होती है जो हमेशा सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहती है। बाकी तो प्लग एंड प्ले होती है ना, रिक्वायरमेंट है तो कनेक्ट कर लो, नहीं तो डिस्कनेक्ट कर दो। तो इसलिए जब भी सेकेंडरी स्टोरेज का जिक्र होगा मैं हार्ड डिस्क का नाम यूज़ करूंगा या डिस्क का नाम यूज़ करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी डिवाइसेस सेकेंडरी में नहीं आती है। बाकी डिवाइसेस भी सेकेंडरी स्टोरेज में आती है, लेकिन चूंकि वो मैंडेटरी नहीं होती इसलिए हम उसका जिक्र नहीं करते। तो प्रोसेस को सीपीयू से उठा के वहाँ से उसको सीपीयू से बॉस करवा के बजाय मेन मेमोरी में रखने के रेडी क्यू में आप उसको वापस कहाँ रख लेते हो, सेकेंडरी स्टोरेज में। और जब उसको वापस लेके आना हो तो फिर आप उसको लोड करवाते हो सेकेंडरी से वापस रेडी क्यू में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या है कि प्रोसेस तो आपने शुरू में उठाया सेकेंडरी स्टोरेज से था, तो ये जो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है यहाँ से उठा के सेकेंडरी में रखना और सेकेंडरी से वापस उसको इन करवाना, आप उसको सेकेंडरी स्टोरेज में रखो ही ना, आप उस प्रोसेस को ख़त्म कर दो और दोबारा जब रिक्वायरमेंट हो तो दोबारा सेकेंडरी स्टोरेज से उसको लोड करवा लो। ये क्वेश्चन किसी के माइंड में आया है? क्वेश्चन क्या है कि मीडियम टर्म स्केजुलर करता क्या है, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, सीपीयू उसको मिला हुआ था, अब आपने उसको वापस रखवाना है सेकेंडरी स्टोरेज में ताकि आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग कम हो सके। इसने एक रीज़न बताई है, टू प्रोड्यूस अ गुड प्रोसेस मिक्सचर। मतलब कि अगर सारे आपके प्रोसेस आईओ बाउंड थे तो उनमें से कुछ उठा के वापस सेकेंडरी में रख लो ताकि इन आईओ बाउंड और सीपीयू बाउंड प्रोसेस का मिक्सचर सही तरह से बन सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब आप सीपीयू उस प्रोसेस से रिलीज करवा के उसको रेडी क्यू में रखने के बजाय उसको आप रखते हो सेकेंडरी स्टोरेज में, जिसको ये स्वाइप आउट का नाम दे रहा है ना, वहाँ पे रखने के बजाय आप उसको टर्मिनेट कर दो और जब दोबारा ज़रूरत हो तो आप दोबारा उसको स्वैप इन करवा लो या रीलोड करवा लो। तो यहाँ पे ये टाइम वेस्ट क्यों हो रहा है हमारा, ये वाला टाइम उस प्रोसेस को सेकेंडरी स्टोरेज में सेव करवाने का, वो तो ऑलरेडी वहाँ से उठ के आया था ना। देखो हर प्रोसेस कभी ना कभी प्रोग्राम था और प्रोग्राम सारे के सारे सेकेंडरी स्टोरेज में पड़े होते हैं। नहीं समझ आ रही इस बात की? सर उसको जाहिर सी बात है जब वो रेडी क्यू में आएगा तो उसको एक बार लोड होना पड़ेगा। अगर बैक वो जा रहा है तो तब भी उसको मतलब बैक जाना पड़ेगा, उसकी बजाय वो पहले से रेडी क्यू में पड़ा हुआ नेक्स्ट प्रोसेस परफॉर्म सर रेडी करवाने के क्यू में लिए। वो होगा तो नहीं, सर रेडी क्यू में जब वो क्यू को इजी रहेगा कि उसको जल्दी प्रोसेस करवा सके, लेकिन जब वो बैक सेकेंडरी स्टोरेज में चले जाएगा देन उसे दो रेडी क्यू के अंदर ले आना पड़ेगा, देन जाके उसे प्रोसेस उसके ऊपर करेगा सीपीयू। ठीक सर है, टर्मिनेट हो जाए तो खत्म हो इस जाएगा वजह ना, से फिर दोबारा करेंगे तो फिर वो खत्म होने में क्या इशू दोबारा फिर? करना पड़ेगा, मतलब कि फिर दोबारा नया सीरीज करना पड़ेगा उसको। थोड़ा सा आपका यस आंसर सर, सही है। दोबारा सेकेंडरी स्टोरेज ये देखो, दोबारा से उसे सेकेंडरी एग्जीक्यूट स्टोरेज करना से कॉल पड़ेगा। करना पड़ेगा। इसका आंसर है कंटेक्स्ट स्विचिंग। वो क्या चीज़ होती है, देखो, व्हेन सीपीयू स्विचेस टू अनदर प्रोसेस द सिस्टम मस्ट सेव द स्टेट ऑफ द ओल्ड प्रोसेस। ठीक है, इसकी देखो वजह क्या है, जिस प्रोसेस को आप सीपीयू से लेके रेडी क्यू में रखने के बजाय सेकेंडरी स्टोरेज में रखते हो, क्या पता उसने 90% अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लियो। जब कोई प्रोग्राम नया प्रोसेस बनता है ना तो वो जीरो से स्टार्ट होता है ना, फर्स्ट उसके अंदर 100 लाइन ऑफ कोड है तो वो जीरो से स्टार्ट होगा पहली लाइन से। लेकिन जिस प्रोसेस को आप स्वैप आउट करवा रहे हो क्या पता उसने 95 लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर लिया हो।
तो इसलिए उसके सिस्टम उसके स्टेट को सेव कर लेता है। स्टेट का मतलब क्या है कि उसने कितनी प्रोग्रेस कर ली है, सारी इंफॉर्मेशन जो पीसीबी के अंदर स्टोर होती है। जब उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज में रखते हैं और वापस उसको रिज्यूम करते हैं तो वो उधर ही से कंटिन्यू होता है, ना कि जीरो से कंटिन्यू होता है। तो इसका आंसर ये है कि आप उस प्रोसेस को टर्मिनेट इसलिए नहीं कर सकते, टर्मिनेट करेंगे तो दोबारा रीस्टार्ट करेंगे जीरो से। तो हम इसके बजाय बिल्कुल करते सर। क्या है, उसके स्टेट को सेव करवा लेते हैं पीसीबी के अंदर कि उसने कितनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली है। फिर उसको रखते हैं हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज में, और जब आप उसको वापस रीलोड करवाते हैं तो उसको उधर ही से कंटिन्यू करवाते हैं जहाँ पे वो स्टॉप हुआ था। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा। सर इसमें तो हमने पहले पढ़ा कि जब कंकरेंसी होती है तो वो सस्पेंड हो जाता है, तो हम्म प्रोग्राम काउंटर के जरिए हमें पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे कौन कर रहा होगा इसे कंट्रोल? आपने कहा ना कि ये रुक जाएगा, उसकी हाँ स्टेट को मेंटेन करेगा, हाँ, तो होता कौन क्या है, कर रहा होता उसकी जो पीसीबी होती है ना उसके अंदर जो करंट वैल्यूज होती है वो सेव हो जाती है। हम एक तरह से उसके पीसीबी को सेकेंडरी स्टोरेज में सेव करवा लेते हैं। ये काम करता कौन है, मीडियम टर्म स्केजुलर करता है ये, और उसको वापस रीलोड भी मीडियम टर्म स्केजुलर ही करवाता है। है? ठीक है सर। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म स्केजुलर की जिम्मेदारी क्या है कि प्रोग्राम को शुरू से प्रोसेस बनवाना, फ्रॉम द बिगिनिंग। मीडियम टर्म स्केजुलर की जिम्मेदारी क्या है, एक प्रोग्राम को जितना उसने प्रोग्रेस कर लिया है वहां तक उसको सेव करना। सेव से मुराद है उसके स्टेट को सेव करना, उसकी कंडीशन कि उसने कितने प्रोग्रेस कर लिया है। फिर वहां से उसको सेकेंडरी स्टोरेज में रखना और वापस वहां से उठा के दोबारा रेडी क्यू में लाना। ठीक है। तो एक तरह से ठीक है सर। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का ताल्लुक सेकेंडरी स्टोरेज से है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शुरू से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग। और जो मीडियम है आपके पास उसमें बीच से होता है, जहाँ तक उसने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका होता है जहाँ तक वो। अच्छा, इसके बाद ये है कंटेक्स्ट स्विच। थोड़ा सा पढ़े देखो, समझ आ रही कंटेक्स्ट स्विच में वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो वही स्टेट की बात है कि सर, लेकिन आपने तो कहा था कि प्रोग्राम काउंटर को सेव कर लेता है नहीं एज नहीं, अ स्टोरेज। प्रोग्राम काउंटर के अंदर तो हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू होती है कि नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन आपने एग्जीक्यूट करनी है। सर यहाँ पे लिखा है ना, ओल्ड प्रोसेस एंड लोड टू द सेव्ड स्टेट फॉर द न्यू प्रोसेस वाया कॉन्टेक्स्ट स्विच। हाँ तो फिर इसका क्या फिर मकसद हुआ देखो, जब प्रोग्राम काउंटर होता है? कंटेक्स्ट स्विचिंग देखो पहले कहते किसको है, एक प्रोसेस से सीपीयू लेके दूसरे प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करवाना, इस सारे का मकसद है कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं इसको। ठीक है। अब इसके अंदर डिटेल में जाके कह रहा है कि इसके अंदर असल में होता क्या है। ठीक है, इसके अंदर होता ये है, जब कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है तो जो प्रोसेस करंटली सीपीयू एग्जीक्यूट करवा रहा है उस प्रोसेस के स्टेट को सेव करना। ठीक है। मस्ट सेव द स्टेट ऑफ द ओल्ड प्रोसेस। ओल्ड प्रोसेस का मतलब है जो इस वक्त एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसको आप निकालने लगे हो। एंड लोड द सेव्ड स्टेट फॉर द न्यू प्रोसेस। लोड द सेव्ड स्टेट्स क्या मतलब है कि जब वो दूसरा प्रोसेस आप लेके आ रहे हो सीपीयू में रेडी क्यू से, उसको भी तो किसी ने जमाने में शायद आपने कंटेक्स्ट स्विच करवाया हो ना। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। सर अगर ना करवाया तो फिर वो फिर तो वो शुरू से जीरो, एग्जीक्यूट हो। हाँ फिर तो वो न्यू प्रोसेस तो फिर तो जीरो से ठीक। स्टार्ट होगा। जी सर ठीक है। लेकिन एक प्रोसेस न्यू बहुत कम होता है, क्योंकि वो लाइफ टाइम में एक बार ही न्यू क्रिएट होता है, उसके बाद बार बार कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है। सही है सर। ठीक है। कंटेक्स्ट ऑफ अ प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन द पीसीबी। यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। देखो, कोई आपसे पूछता है कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, तो आप क्या आंसर करोगे कि करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को सीपीयू रिलीज करवा के रेडी क्यू में से दूसरे प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करवाना इज कॉल्ड कंटेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, ये बात समझ आई। जी सर। तो यस सर। अगर आपसे क्वेश्चन होता है कि इसके अंदर ये वर्ड कॉन्टेक्स्ट क्या आया, इसका क्या मतलब है, इसकी लिटिल मीनिंग क्या है, तो इस कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सूरत हाल, या आप कह लो हिस्ट्री, कि वो प्रोसेस कितना एग्जीक्यूट कर चुका है, कितना सीपीयू टाइम ले चुका है, कितने आईओ डिवाइसेस के टाइम ले चुका है,
डाटा कितना उसके अंदर मौजूद है, कितना डाटा उसने प्रोसेसिंग कर लिया, सारी की सारी रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसके कंटेक्स्ट के अंदर आती है। समझ आई इस बात की? जी सर आ गया। ये जो वर्ड कंटेक्स्ट है, इसका जो लिटिल मीनिंग है, ये समझ आया आप लोगों को? यस सर आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि द कंटेक्स्ट स्विच टाइम इज ओवरहेड, द सिस्टम डज नॉट परफॉर्म सम यूजफुल वर्क व्हाइल स्विचिंग। ये बात ये बिल्कुल सही कर रहा है कि देखो, जब कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है, एक प्रोसेस को आप रोकते हो, उसका पीसीबी सेव करवाते हो, उसको रेडी क्यू में लेके जाते हो, और दूसरे प्रोसेस को रेडी क्यू से उठाते हो, उसका पीसीबी लोड करवाते हो, टाइम इसके अंदर आपका यूज हो रहा होता है, कंज्यूम हो रहा होता है, तो इसे कहते हैं ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या है? ये वो टाइम है जिसको आप किसी यूजफुल एक्टिविटी के अंदर परफॉर्म नहीं कर रहे, और ये आपने लगाना भी जरूरी है, ठीक है? तो इसलिए आपके पास ये ओवरहेड होता है, क्योंकि इस टाइम के अंदर ठीक है सर। कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता। कंटेक्स्ट स्विचिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटी परफॉर्म होने में टाइम हो रहा है, हालांकि हेल्प हमारी ही हो रही होती है। कंटेक्स्ट स्विचिंग के बगैर कंकरेंसी पॉसिबल ही नहीं थी, लेकिन स्टिल कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर रहा इस टाइम के दौरान, ठीक? द मोर कम्प्लेक्स द ऑपरेटिंग ठीक है सिस्टम सर। एंड द पीसीबी, द लॉन्गर द कंटेक्स्ट स्विच। ये बात भी सही है, जितना कम्प्लेक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जितना ही आपके पीसीबी के अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट ज़्यादा होंगे, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा आपके कंटेक्स्ट स्विचिंग के अंदर। और नीचे ये बात कर रहा है कि ये जो टाइम है कंटेक्स्ट स्विचिंग का, ये हार्डवेयर सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हार्डवेयर सपोर्ट क्या चीज़ है? हार्डवेयर सपोर्ट ये होती है कि आपके एक सीपीयू के अंदर नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं। आजकल ऐसे सीपीयू भी आ रहे हैं जिसको मल्टी कोर भी कहते हैं, कि एक सीपीयू के अंदर चार चार प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर लगे होते हैं, हर रजिस्टर के चार चार कॉपीज लगी होती है। उसका फायदा क्या होता है कि आप उस एक सीपीयू के अंदर चार प्रोग्राम सेम टाइम पे रन करवा सकते हो, ठीक है? तो आपके पास मल्टीपल कंटेक्स्ट विच इज पॉसिबल होते हैं सेम टाइम के अंदर। तो अगर आपके पास सिंगल सीपीयू में 10 मिलीसेकंड लग रहे कंटेक्स्ट स्विचिंग के अंदर, और उसी सीपीयू के अंदर अगर आपके पास दो सेट लगे हुए हैं, तो आप 10 मिलीसेकंड के अंदर दो कंटेक्स्ट स्विच करवा सकते हो, ठीक है? समझ आई इस बात की? जी सर। अच्छा, इसके बाद ऑपरेशंस है। मैं अपनी मीटिंग खत्म कर दूं क्योंकि टाइम खत्म रह गया, फिर नेक्स्ट मीटिंग में आप इसी लिंक पे ज्वाइन कर दे, ठीक है बच्चे? जी सर ओके सर। ओके।